अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की डेटा को अगर देखा जाए तो आज से कुछ डेकेड्स पहले तक भी अक्सर अमेरिकी फ़ौज यूरोप में डिप्लॉयड थी और जर्मनी अमेरिकी फ़ौज का मरकज़ था। साल 2000 तक भी अमेरिका की जो अक्सर फ़ौज थी जो कि अमेरिका से बाहर मौजूद है, ये जर्मनी के अंदर मौजूद थी, क्योंकि जर्मन्स और जो दीगर अमेरिका के इत्तेहादी थे यूरोप के अंदर, इनको सोवियत यूनियन से ख़तरा था और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने ये फ़ौज वहाँ पर लगा दी थी कई डेकेड से। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी ये अमेरिकी फ़ौज यूरोप के अंदर ही रही। अलबत्ता 2001 में फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है। एक बड़ा मशकूक किस्म का ये अटैक था। इसके बाद अमेरिकी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट में तब्दीली आ जाती है और मिडल ईस्ट और अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादातर अमेरिकी फ़ौज डिप्लॉय हो जाती है। हालात यहाँ तक पहुँचे कि एक वक्त ऐसा भी आया कि 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर और 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौज इराक़ के अंदर एट अ टाइम डिप्लॉयड रही। अलबत्ता गुज़िश्ता 10 साल के अंदर ये ट्रेंड एक बार फिर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। इन 10 सालों में चीन सबसे बड़ी फोर्स और सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरा है अमेरिका के लिए। हालांकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीन ने इस अरसे के दौरान अपनी मिलिट्री की साइज़ कम की है, बढ़ाई नहीं है फ़ौजें, उसने अपनी रिड्यूस की हैं, लेकिन उसने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा के उसको बूस्टअप कर दिया हुआ है। फ़ौजें कम कर दी, टेक्नोलॉजी बढ़ा दी चीन ने। 1995 में कहा जाता है एयरपोर्ट्स में कि चीन के पास सिर्फ 50 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थे, 50 ओनली, और 2019 तक ये तादाद 1500 से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। अमेरिका के अंदर बहुत सारे माहिरीन ये समझते हैं कि कुछ हमारे पॉलिसी मेकर से बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। हमारा सारा फोकस अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट पर रहा इतने सालों तक फजूल की लड़ाइयों में। ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वार थिएटर बना दिया गया सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के नाम पर और रेडिकल इस्लामाइजेशन के नाम पर, इसमें हम ऐसा उलझे बिना किसी फ़ायदे के कि अब इराक़ हो, लीबिया हो, शाम हो, हर जगह वहाँ भी हमारा कॉम्पिटिटर रूस ताकत हासिल कर चुका है। और इन बेढंग की लड़ाइयों में उलझने से चीन को साफ साफ रास्ता मिल गया कि वो नज़रों में आए बिना इतना आगे निकल गए कि हम रेडिकल इस्लाम करते रहे इस अरसे के दौरान, और चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इसके नतीजे में एशिया अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। यहाँ अमेरिका अपना मिलिट्री बैलेंस लूज कर चुका है चीन के हाथों, और इसकी वाज़ेह मिसाल अफगानिस्तान आपको नज़र आती है, जहाँ अमेरिका आया तो बड़ा धूम धड़के से था, ये कह कर के भाई 6 महीने, बस 6 महीने में सिस्टम चेंज कर देंगे, 6 महीने में अफगानिस्तान हमारा है, इसके बाद ये पूरा रीजन कुछ ऐसा होगा 2015 तक पूरा आपको एशिया चेंज होता हुआ नज़र आएगा, इसके मैप चेंज होंगे, पाकिस्तान की जगह 2-3 मुल्क होंगे, ईरान चेंज होगा। इस तरह के नक्शे दुनिया में सामने आना शुरू हो गए। इस तरह की थ्योरीज आपको याद होगा कि 2000 के बाद आना शुरू हो गई थी। उनमें से एक आर्म्ड फोर्सेस जनरल में भी एक तरह का मैप छपा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का मैप होना चाहिए था 2015 तक। इसी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आके बैठा था, लेकिन कोई बाउंड्री तो चेंज कर नहीं सका, उल्टा एक भी अड्डा अपना अफगानिस्तान के अंदर बचा नहीं पाया। तो एशिया अमेरिका के हाथ से निकल के चीन के पास जा चुका है। अब इस खोई हुई ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए क्वाड जैसे अलायंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज आपको नज़र आ रही हैं यूएस की जानिब से, और उधर अफगानिस्तान के साथ साथ वो मिडल ईस्ट से भी फ़ौजें निकालने के चक्कर में कुछ साल से, और फ़ौजें वहाँ से निकल भी रही हैं। अच्छा, एक अहम चीज़ ये हुई है कि हम बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार के लिए तो बात करते रहते हैं कि इनको अमेरिका ऑफर्स देता फिर रहा है कि भाई आप क्वाड में आ जाएं, लेकिन उस तरफ अगर आप देखें मैप के दूसरी तरफ, तो अपने इत्तेहादी साउथ कोरिया को भी अमेरिका क्वाड में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन साउथ कोरिया भी इस एंटी चाइना इत्तेहाद में आने को तैयार नहीं है। अलबत्ता साउथ कोरिया ये ज़रूर कंसीडर कर रहा है कि अगर उनको अमेरिका इतना ही प्रेशराइज कर रहा है तो दे कैन कोऑपरेट विथ क्वाड ऑन नॉन मिलिट्री इश्यूज़, जैसा कि वैक्सीन हो गया, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के हलवा टाइप इशू जो हैं, इस पे साउथ कोरिया ऑफ़र दे रहा है अमेरिका को कि भाई मिलिटरली आपके साथ ताउन का हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चीन ने ये इतना बड़ा जिन हमारे सर पर बैठा दिया है। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का जो सुप्रीम लीडर है, इनके यहाँ अगर किसी की शादी भी होती है तो उसमें भी ये न्यूक्लियर टेस्ट करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ये हमारे पड़ोसी हैं। इसीलिए मिलिटरली तो हमें माफ़ी रखें क्वाड से, लेकिन हम दूसरे इश्यूज़ में, नॉन मिलिट्री इश्यूज़ में आपके साथ ताउन कर सकते हैं। अब जाहिर है दुनिया के तमाम लीडर मोदी साहब की तरह तो नहीं है ना, उस तरह तो नहीं सोचते ना,
कि इतना बड़ा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है चीन के साथ, फिर भी इन्होंने मिलिटरली चीन के खिलाफ यूज़ होने की हामी भर ली हुई है। बाकी देश ऐसे थोड़े ही हैं, बाकी देश सोच रहे होते हैं। यूएस के साथ कितने अच्छे रिलेशन है साउथ कोरिया के, लेकिन फिर भी क्वाड के सवाल पे उन्होंने दूर से ही सलाम किया है कि भाई करीब मत आना, कोई चांस नहीं है, मिलिटरली हम आपको अपनी सर्विसेज पेश करें, इसका कोई चांस नहीं है। गुज़िश्ता साल ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्राइन ने लिखा था कि टू काउंटर द टू ग्रेट पावर कॉम्पिटिटर्स चाइना एंड रशिया, US forces must be deployed abroad in a more forward and expeditionary manner than they have been in recent years. Now ये एक क्लियर हिंट थी कि अमेरिका पहले ही मज़ीद ट्रूप्स एशिया के अंदर लाने की कोशिशें कर रहा है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2020 में ही अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि कोल्ड वार के बाद पहली बार इस तरह के सीरियस चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक के लिए उन्होंने लिखा था कि इन दैट थिएटर, मतलब इंडो पैसिफिक वाले थिएटर में, इन दैट थिएटर अमेरिकन्स एंड एलाइज फेसेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंज सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी और 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, जब अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन ऐसा तबाह हुआ कि उसके पास लड़ने की सलाहियत ही नहीं रही थी, कंज्यूम हो गया था बिल्कुल। वो उनके पास ना पैसा था, ना उनके पास ताकत बची थी कि वो मज़ीद लड़ सकें, और एज अ रिज़ल्ट उनको अपने कई इलाके गिव अप करने पड़े थे, जिनको आज आप सेंट्रल एशिया के मुल्कों के नाम से जानते हैं। इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सुपर पावर्स के बीच डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी, इन्होंने अपने इत्तेहादियों के ज़रिए और प्रॉक्सीज के ज़रिए ये लड़ाई लड़ी थी। और अमेरिका का इत्तेहादी उस वक्त था पाकिस्तान, जिसने फिर सोवियत यूनियन को तोड़ा था। 1971 में सोवियत यूनियन ने भी पाकिस्तान को तोड़ने में अहम रोल प्ले किया था। तो यहाँ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान समझता है कि उसने हिसाब बराबर कर दिया सोवियत यूनियन का। तो अमेरिकी ये ख्याल रखते हैं कि 1991 से लेकर अब तक 30 साल में उन्हें इतना बड़ा चैलेंज नहीं मिला, रॉबर्ट ओब्राइन कहता है, जो कि अब मिला हुआ है चीन की जानिब से। और आज की कोल्ड वॉर के अंदर इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, रोल बदल गए हैं, अब इंडिया इत्तेहादी है। अभी तक अमेरिका को कामयाबी हासिल वैसे हुई नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन थिएटर बदल रहा है, दुनिया के अंदर जंगों का थिएटर बदल रहा है, और अगले 10-15 साल तो अब एशिया ही आपको नज़रों में आने वाला है। वॉर ऑन टेरर गई, रेडिकल इस्लामाइजेशन वाला जो ड्रामा था वो भी ख़त्म हो गया। इससे भोंडे और बेवकूफ़ाना किस्म की वॉर ऑन टेरर और वॉर ऑन रेडिकल इस्लामाइजेशन ने यूएस के सामने एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया है, क्योंकि यूएस इधर बिजी था तो वहाँ चीन उभर गया उसके पीछे खामोशी के साथ। अब ये नई जंग, नई कोल्ड वार दुनिया के सामने आ चुकी है और जंगों का थिएटर चेंज हो रहा है। अमेरिका अपनी मिलिट्री जो है वो चेंज कर रहा है, ज़्यादातर फ़ौजें अब अपनी एशिया के अंदर वो डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है।